चाइना सिर्फ 70 सालों में गरीब देशों की लिस्ट से बाहर निकलकर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। आखिर कैसे चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी आबादी का सही इस्तेमाल करके समय की मांग के अनुसार अपने इंडस्ट्रीज के प्रायोरिटीज को बदलते गया। शुरुआत एग्रीकल्चर से, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर, हर इंडस्ट्री में अपने पैर जमाते हुए आगे बढ़ता गया। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1990 में इंडिया और चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बावजूद 2022 में चाइना की जीडीपी $16 ट्रिलियन पहुंच गई और इंडिया की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन रह गई। अब तो चाइना यूएसए का $20 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जहां रसिया और यूएसए ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल और गैस को अपनी इकोनॉमी का बेस बनाया, वहीं चाइना के पास ये सब था ही नहीं। फिर भी चाइना आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो देखते हैं कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद कैसे इतना ग्रो किया और इसके क्या कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1976 तक चाइना के लीडर माओ जेडोंग रहे। ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर दिए थे। जैसे कि 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी आई, जिसमें सारे फार्म्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया, लेकिन गलत एक्सक्यूशन के चलते और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के चलते पूरी तरह से ये पॉलिसी फेल हो गई। सिर्फ एक स्टील सेक्टर सही से काम कर रहे थे, वो भी बड़ी स्टील प्लांट्स ही अच्छे क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस कर रही थे। और फार्मिंग पॉलिसी फेल होने और इंडस्ट्री ग्रो नहीं करने के कारण भूखमरी और गरीबी बढ़ते चली गई। इसके कारण प्रोटेस्ट होने लगे और इसको रोकने के लिए 1966 में कल्चरल रिवॉल्यूशन चालू किया गया, जिसमें कई सारे लीडर्स मारे गए। और इसी टाइम से चाइना के लोग कुछ भी पकड़कर खाने लगे थे, क्योंकि अनाज तो बचा नहीं था। लेकिन 1976 में माओ के मरने के बाद पावर में आए देंग जाओपिंग, जिन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन भी रोका और 1990 से बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म किए, जिससे चाइना आज इतना बड़ा है। वैसे 1990 से इंडिया और चाइना दोनों ने अपने पॉलिसी में रिफॉर्म्स एक साथ किए थे, लेकिन चाइना कहीं ज्यादा आगे निकल गया। आखिर चाइना ने अपने पॉलिसी में ऐसा क्या बदलाव कर दिया कि वो इतना आगे निकल पाया? ह्यूमन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। देंग ने पॉलिसी में बदलाव तो कर रहे थे, लेकिन सही तरीके से काम हो, इसके चलते 1978 में जो 95 करोड़ पॉपुलेशन थी उसको एक्सपीरियंस बनाना और लिटरेट करना शुरू किया। क्योंकि पॉलिसी में बदलाव तो दुनिया के कई सारे देशों ने किया, लेकिन इतनी बड़ी आबादी दो ही देशों के पास थी, चाइना और इंडिया। देंग जाओपिंग उसी वक्त समझ गए थे कि ये आबादी ही उन्हें सुपर पावर बनाने में ताकत देगी। और हमारे भारत में इंदिरा गांधी ने उसी टाइम नसबंदी अभियान शुरू करवाई थी, नौकरी का लालच देकर। पढ़ाने की तो दूर की बात है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। चाइना में लेबर फोर्स तो थी, लेकिन एजुकेशन पर ध्यान नहीं देने और कल्चर रिवॉल्यूशन में लोगों को दबाने के लिए स्कूल्स और कॉलेज तोड़ने के कारण कभी स्किल लेबर फोर्स बन ही नहीं पाए। और बिना चाहत और प्रोत्साहन के जबरदस्ती काम करवाना भी पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए देंग ने एक रास्ता निकाला। एग्रीकल्चर को लो स्किल इंडस्ट्री में सीमित रखा, इसीलिए फार्मिंग लैंड से गवर्नमेंट कंट्रोल हटाकर प्राइवेट फार्मिंग और फार्मर्स को बढ़ावा दिया। अब किसान खुद से अनाज उगाते, मार्केट में बेच आते और स्टेट को सिर्फ टैक्स देते। और ये पॉलिसी मैसिव सक्सेस रही। जो चाइना गरीबी से जूझ रहा था, अब वो अपने इस्तेमाल से भी ज्यादा अनाज उगाने लगा था। और इससे आए पैसे से किसान कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, कॉटन की खेती में इन्वेस्ट किया। और इसमें कॉटन सबसे ज्यादा फेमस होने वाला कैश क्रॉप बना, जो चाइनीज टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन का कारण बना। गांव में बिजनेस को बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर के अनस्किल्ड लेबर सरप्लस को इंडस्ट्री में शिफ्ट करना था। इसके लिए देंग ने टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज (TVE) को प्रमोट किया, जो कि टॉयज, फर्नीचर, फर्टिलाइजर, फार्म टूल्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस करते थे। ये पॉलिसी माओ के टाइम कम्युनिस्ट अनब्रिगेड इंटरप्राइजेज कहलाते थे, जो उस वक्त फेल रही। लेकिन देंग ने इसे रिफॉर्म करना स्टार्ट किया था। पहले इनमें प्राइवेट और ज्वाइंट स्टॉक ओनरशिप प्रमोट किया और टॉप डाउन की जगह बॉटम अप अप्रोच लाए। इसमें लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई ताकि लोकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से इनोवेशन हो। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग के रिसर्च के हिसाब से ये छोटे बिजनेस 1985 में 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन 1990s में ये 30% हो गया। और साथ ही इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा रूरल जॉब्स भी क्रिएट किए। टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन ने कैश क्रॉप्स को बूस्ट किया और चाइना 1990s में कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। एग्रीकल्चर के सरप्लस लेबर को टेक्सटाइल में भेजा गया। लोकल अवेलेबल चीप कॉटन और चीप लेबर ने चाइनीज टेक्सटाइल को मैसिवली एक्सपैंड किया। और तो और ओपन डोर पॉलिसी के तहत चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो गया। इससे 1993 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 95% था। यही कारण है कि हमारे इंडिया में अधिकतर जीन्स या जैकेट्स चीप प्राइस और मेड इन चाइना होते हैं। और यहीं से शुरू हुआ चाइना का दुनिया की फैक्ट्री बनने की कहानी। और इसके लिए चाइना को चाहिए था स्किल्ड और चीप लेबर। स्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स।
देंग ने एग्रेसिवली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट किया। पैसे का इंतजाम तो 1980s के ग्रोथ से हो चुका था, लेकिन पॉलिसी अच्छी चाहिए थी। इसके लिए सबसे पहले 9 इयर्स स्कूलिंग को कानूनन कंपलसरी किया गया। इसके बाद स्पेसिफिक स्किल्स के लिए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम TVET बनाए गए। ये TVET और स्कूल पूरे चाइना में फैले हुए हैं। कंपनीज भी कॉलेज में ट्रेनिंग रूम्स के थ्रू इंटेंसिव ऑफर करती है। इन सब के एफर्ट्स के चलते एजुकेशन को काफी बूस्ट मिला और जो 1978 में 1.65 लाख अंडर ग्रेजुएट्स थे, उससे बढ़कर 1990 में 9.5 लाख हो गए। शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। 1990s में जापानीज कंपनी सोनी, पैनासोनिक और साउथ कोरियन कंपनी LG, सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन प्रोडक्शन को एक्सपांड करने के लिए लेबर और जमीन दोनों नहीं रहने के कारण चाइना इनकी मजबूरी का बड़ा फायदा उठाया। चाइना के पास सिर्फ लेबर नहीं, चीप लेबर और जमीन दोनों थी। जैसे इन कंपनीज ने अपने प्लांट सेटअप किए, वैसे ही चाइनीज लोकल वर्कफोर्स और इंटरप्रेन्योरशिप ने इन कंपनीज के टेक्नोलॉजी को यूज करके या यूं कहें कि कॉपी करके खुद का प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। टेलीफोन, VCR, टेलीविजन, कैसेट्स एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स चीप क्वालिटी और चीप प्राइस पर मार्केट में उतार दिए और ये सब के चलते इजी टू डू बिजनेस के लिए कंप्लायंसेज, टैक्सेज और ड्यूटीज को भी कम किया और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए और आउटसाइडर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जैसे कि हाई स्पीड रेलवेज, एक्सप्रेसवेज और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। शेंजन, फैक्ट्री ऑफ चाइना। ग्वादंग प्रोविंस की 1980 में बना पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेंजन मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजिकल हब बना और यहाँ आज 60,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जो चाइना के 30% एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं और यही है चाइना की फैक्ट्री और जिसे चाइनीज सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन ने 1988 में शेंजन में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया था, जिसके आज चाइना में 12 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। इसके बाद 1992 में सैमसंग ने प्लांट सेटअप किया, फिर तो LG, पैनासोनिक, सोनी एक्सेट्रा भी आए। इस मैसिव ग्रोथ के बाद चाइना को दो बात क्लियर हो गई। पहली कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फ्यूचर है और दूसरी कि टेक्सटाइल में ह्यूमन रिसोर्सेज बेकार हो रहा था, तो चाइना ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में डंप करना स्टार्ट कर दिया। US टेक्नोलॉजी बूम। लेट 1990s में USA में इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो हाइप क्रिएट हुआ, जिसमें HP, डेल, एप्पल जैसे कंपनी शामिल थे। इन्हें अपने हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए चीप लेबर चाहिए थी, लेकिन USA में ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए दुनिया में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का, और साथ में ईस्ट एशियन कंपनी के चाइना में इन्वेस्टमेंट्स ने चाइना को बार्गेनिंग के लिए बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़ा कर चुका था। इसके चलते चाइना ने कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, जहाँ उसने फॉरेन कंपनीज को लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को कहा। इससे बाहर की बड़ी कंपनीज के प्रोडक्शन और असेंबली चाइना में स्टार्ट होने लगी, लेकिन साथ में चाइनीज लोकल कंपनीज इन सारी टेक्नोलॉजी को सीख कर कॉपी करना शुरू किया, वो भी बहुत कम प्राइस पर। यहीं से शुरू हुआ कॉपी कैट कल्चर और चाइना में इस नेटवर्क को सेंजाई कहा जाता है। इससे चाइना ने सस्ते में ऐसे प्रोडक्ट्स का मास प्रोडक्शन किया और लो GDP कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा को अपना मार्केट बनाया और यही थी सस्ते चाइनीज फोन्स और लैपटॉप्स। बाद में इसके क्वालिटी पर सवाल उठने लगे तो एक्सपोर्ट से कमाया हुआ पैसा री इन्वेस्ट करके क्वालिटी इंप्रूव किया और यही कारण है कि Xiaomi, हुआवे और लेनोवो जैसे ब्रांड ग्लोबल तौर पे आज उभर पाए। शिफ्ट टू सर्विस सेक्टर। चाइना इतने में ही कहाँ रुकने वाला था। चेंज होती टेक्नोलॉजी के साथ चाइना ने खुद को भी इवॉल्व करते हुए पॉलिसी चेंज किया। जब अमेरिका में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री का बूम हुआ तो चाइना ने फिर से इस मौके का फायदा उठाया। जोंगजुआनसुन टेक्नोलॉजी पार्क सबसे इम्पोर्टेंट केस है, जहाँ वर्ल्ड रियोन टेक्नोलॉजी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स और रिसर्च सेंटर हैं, जिनमें गूगल, इंटेल, AMD, ओरेकल, IBM, माईस्पेस एक्सेट्रा जैसे बड़ी कंपनीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो यहाँ अपना $280 मिलियन का रिसर्च हेडक्वार्टर भी बनाया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जैसा कॉपी कैट कल्चर सर्विस इंडस्ट्री में भी देखने को मिला, जहां एग्जांपल है अलीबाबा ई-कॉमर्स कंपनी, टेंसेंट का मोबाइल मैसेंजर ऐप WeChat और चाइनीज सर्च इंजन Baidu। ये सारे कॉपीज प्रोडक्ट हैं। अलीबाबा अमेजोन की, WeChat तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, उबर, टिंडर एक्सेट्रा को मिलाकर बनाया गया आज दुनिया का सुपर ऐप बनकर उभर रहा और Baidu तो सिंपल गूगल का रेप्लिका था। इसके अलावा चाइना ने AI और 5G को भी रैपिडली एडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चाइना की चोरी पकड़ी गई। 5G में यूज होने वाले सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट का मेजर सोर्स चाइना है, जिसमें हुआवे और ZTE जैसे कंपनीज पर USA द्वारा क्लेम किया गया कि इनके इक्विपमेंट चाइनीज गवर्नमेंट को जासूसी करने में हेल्प कर सकते हैं। चाइना इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ के तहत स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी कंपनीज को इसके लिए मजबूर कर सकती है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 1990 से 2010 तक चाइना रैपिडली ग्रो हुआ, लेकिन 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चाइना की एजिंग पॉपुलेशन, लेबर्स की बढ़ती सैलरी की मांग, वेस्टर्न कंट्रीज का चाइनीज प्रेडेटरी पॉलिसी जैसे डंपिंग ऑफ चीप गुड्स का पहचाना जाना चाइनीज इकोनॉमी को काफी इम्पैक्ट किया। इसके चलते चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने गो ग्लोबल स्ट्रेटजी को एग्रेसिवली फॉलो किया और चाइनीज कंपनी को फॉरेन लोकेशन में इन्वेस्ट करने को कहा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिससे आज चाइनीज इन्वेस्टमेंट यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे
देशों में फैल चुके हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चाइना पूरी दुनिया को अपनी ग्रोथ, अपनी मेहनत तो दिखाता है, लेकिन इसके पीछे का डार्क साइड कभी नहीं दिखाता। चाइना अपने देश के अंदर चल रही गतिविधियों को कभी ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, जबकि कितने बार ये बात सामने आई है कि वहाँ फोर्स्ड लेबर और स्लेवरी का बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। हांगकांग बेस्ड साइकोन के माइकल मा कहते हैं कि चाइना में फोर्स्ड इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है, जहाँ वोकेशनल स्कूल्स ग्रेजुएशन डिग्री न देने का थ्रेट देकर स्टूडेंट्स को फॉक्सकॉन और क्वांटा जैसी कंपनीज के फैक्ट्रीज में जबरदस्ती काम करवाते हैं। वैसे फोर्स्ड लेबर कानूनन रूप से चाइना में बैन है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। इसके बाद चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू छोटे देशों में अपने मिलिट्री बेसेस बनाना भी इस देश पर शक पैदा करता है। अब आप बताना कि चाइना क्या सिर्फ सही किया या उसमें बहुत सारे डार्क साइड्स हैं। मानता हूं कि हमारा प्यारा भारत थोड़ा पीछे, या यूं कहें कि काफी पीछे है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि जो मन करे करने लगे। यहाँ सबकी राय देखी और समझी जाती है। यही कारण है कि थोड़ा वक्त लगता है, और ये हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि भारत को चाइना से कहीं आगे लेकर जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।